वेलकम टू विद्यार्थी गुरुकुल। मैं श्रुति सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का 7 चैप्टर का नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इस चैप्टर में हम विशेष रूप से कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग के विषय में चर्चा करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि भारत में जब ब्रिटिश शासन था, जब अंग्रेजों का शासन था, तो भारतीय जो कारीगर थे, भारत के जो कारीगर थे, भारत की जो उद्योग थी, क्या दशा रही होगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन जब था भारत में, तो यहाँ के जो उद्योग थे, यहाँ के जो कारीगर थे, उनकी क्या स्थिति रही होगी। इस चैप्टर का जो सबसे पहला पॉइंट है वो हम देखते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह में से एक था। तो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह जो था वो कौन सा था, तो ये सूरत था। ये किस तट पर था, ये पश्चिमी तट पर था। और ये किस रास्ते होता था, तो ये हिंद महासागर के रास्ते होता था। फिर हम देखते हैं कि सूरत बंदरगाह का जो महत्व जो था उस समय बहुत ज़्यादा था, और इसका जो इस्तेमाल किया गया था डच और ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा। और ये कब किया गया था, ये 17वीं सदी में किया गया था। 18वीं सदी में क्या हुआ कि सूरत बंदरगाह का जो महत्व है ये गिरता चला गया, इसका महत्व जो है कम होता चला गया। फिर हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से कपड़ा और लोहा व इस्पात जो उद्योग था ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया। तो दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र जो बन गया, कौन, ब्रिटेन। क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ जो था सूती कपड़े का जो मशीन से उत्पादन किया जाने लगा, इसी कारण। 1850 के दशक में क्या होता है, 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग बहुत ज़्यादा फैलने लगा, बहुत ज़्यादा पनपने लगा, तो ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा था। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें यूरोप व इंग्लैंड में ले जाकर बेच देती थी। इस तरह का जो क्रय विक्रय होता था, इस तरह का जो खरीद बिक्री होती थी, तो उससे क्या होता था कि यहाँ बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था, और इससे ब्रिटेन का जो औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा और वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे थे। फिर हम आगे देखते हैं भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। बंगाल पर जब अंग्रेजों का शासन हो गया था, बंगाल पर जब अंग्रेजों ने विजय स्थापित कर ली, तो 1750 के आसपास क्या होता है कि भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे था। तो ये भारत जो कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे था, तो क्यों था, क्योंकि भारतीय कपड़े के बहुत लंबे समय से बहुत अपनी ये जो गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के कारण ये दुनिया भर में मशहूर था। ये जो व्यापार होता था तो ये कहाँ होता था, ये होता था आपको दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिम एवं मध्य एशिया में होता था। फिर 16वीं शताब्दी में क्या होता है कि यूरोप की जो व्यापारी कंपनियां थी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, वो यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। अब हम देखते हैं पटोला बुनाई। ये पटोला बुनाई जो था 19वीं सदी के मध्य में हुआ था, और इसका जो ये कहाँ होता था, तो ये सूरत, अहमदाबाद और पाटन में ये होता था। और पटोला बुनाई का जो सबसे भारी बाजार अगर कहा जाए तो ये इंडोनेशिया में था। अगला पॉइंट है शब्दों में इतिहास छिपा है। जब यूरोप के जो व्यापारी थे, इसके पहले हमने बताया कि यूरोप के जो व्यापारी कंपनियां थी वो यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े को खरीदती थी। तो यूरोप के जो व्यापारी थे वो भारत से आया हुआ जो बारीक सूती कपड़ा होता था वो सबसे पहले इराक के मौसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास ये देखा गया था, और इसी कारण, इसी आधार पर बारीक बुनाई किए सभी कपड़े को ये मसलन या मलमल कहा जाने लगा था। फिर हम देखते हैं कि मसालों की तलाश में पहली बार पुर्तगाली भारत आए थे, और वो जो है दक्षिण पश्चिम भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाले थे। तो पुर्तगाली जब आए थे तो कहाँ पर डेरा डाले थे, ये कालीकट में। और इसी कारण
भारत में जो ये कालीकट में डेरा डाले थे, तो इसी कारण क्या हुआ कि सूती कपड़ा यहाँ से वो लेते गए, मसाला के साथ साथ वो क्या हुआ, साथ में सूती कपड़े भी लेते गए और कालीकट से निकले शब्द को ही कैलिको कहा जाने लगा। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा था। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो बारीक जो बुनाई था, मतलब हर तरह की बुनाई, बारीक बुनाई कपड़े को ये मसलन कहा जाने लगा, मलमल कहा जाने लगा। और कैलिको किसे कहा जाने लगा, तो हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको कहा जाने लगा। इसका जो जिक्र किया गया है, सूती और रेशमी जो कपड़ों का जिक्र किया गया है, ये 58 किस्मों का जिक्र किया गया है और इसे यूरोपीय व्यापारी जो है पीस गुड्स कहते थे। ये आमतौर पर क्या होता था कि 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा होता था। अब हम आगे देखते हैं जामदानी बुनाई। जामदानी बुनाई जो है ये 20वीं सदी में किया गया था शुरुआत में। और जामदानी बुनाई एक तरह का होता था कि बारीक मलमल होता था और इसका जो रंग होता था ये स्लेटी और सफ़ेद होता था। और इस पर जो आमतौर पर इस पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था। और ये बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत, वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है, स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। फिर हम आगे देखते हैं क्या, बंडाना। ये बंडाना क्या है, तो जब कपड़ों का ऑर्डर लिया जाता था तो कई तरह का उसमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल होते थे। तो उसे ही हम व्यापारी जो थे सीड्स, कोसा या फिर बंडाना कहते थे। ये जो होता था गले में या सिर में इसको पहनने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये चटक रंग के होते थे। 1680 के दशक में क्या होता है कि इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े का जबरदस्त मांग हो गया। तो 1680 के दशक में क्या हुआ कि इंग्लैंड और यूरोप में जो छापेदार जो भारतीय कपड़े होते थे, सूती कपड़े होते थे, उसका बहुत ज़्यादा मांग होने लगा था। और ये जो डिज़ाइन होता था ये आकर्षक क्यों होता था, क्योंकि इस पर फूल पत्तियाँ होती थी, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा होता था। और ये इतना ज़्यादा लोग पसंद करने लगे थे कि इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि इसे खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने कपड़े परिधान ही पहनती थी। फिर हम देखते हैं क्या, मसूलीपट्टनम। तो मसूलीपट्टनम कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। फिर हम देखते हैं कि बंडाना शैली, ये जो है राजस्थान और गुजरात में अधिकांशतः बनाए जाते थे। तो बंडाना शैली के जो कपड़े होते थे ये राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। अब आगे हम देखते हैं यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा। यूरोपीय बाज़ारों में क्या हुआ, भारतीय कपड़ा की क्या स्थिति है। तो 18वीं सदी की शुरुआत तक क्या होता है, आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता जो है से बेचैन जो है इंग्लैंड के ऊन और रेशम निर्माता भारतीय कपड़े के आयात पर विरोध करने लगते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि भारतीय कपड़े का डिमांड इतना ज़्यादा था, इसकी लोकप्रियता इतना ज़्यादा था कि इंग्लैंड के जो रेशम का जो उत्पादन करते थे या फिर ऊनी जो कपड़े का निर्माता थे वो क्या करने लगे कि भारतीय कपड़ों का जो आयात होता था उसका वो विरोध करने लगे। इसी कारण क्या हुआ कि 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े जो छीट होता था उसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित किया गया था। ये जो कानून पारित किया गया था कब किया गया, 1720 में। और इसी कानून को कैलिको अधिनियम कहा गया था। फिर हम देखते हैं कि जब इस तरह से भारतीय कपड़े का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो भारतीय कपड़े के साथ साथ अब ये इंग्लैंड में जो तकनीक का सुधार की ज़रूरत होने लगी, क्योंकि वहाँ के जो व्यापारी थे, वहाँ के जो ऊनी और रेशम जो निर्माता थे, उत्पादन करने वाले, अब वो चाहते थे कि यहाँ पर भी इंग्लैंड में भी ऐसी तकनीक लाई जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े की उत्पादन किया जाए और लोग इसे पसंद करें। इसी के तहत क्या होता है कि 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। इससे क्या हुआ कि परंपरागत तकलियों का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। फिर 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ये जो है वास्प इंजन का आविष्कार किए, जिससे क्या होता है कि सूती कपड़े की बुनाई को बहुत ज़्यादा इसका जो क्रांतिकारी रूप बदल गया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर
तैयार किया जा सकता था। आगे देखते हैं कि 18वीं सदी तक बना हुआ जो कपड़ा था, 18वीं सदी तक कि आखिर तक क्या होता है कि डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य जो यूरोपीय व्यापारी कंपनियां थी, इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया और ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु फिर क्या हुआ कि जब इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल को राजनीतिक सत्ता मिल गई, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बंगाल का सत्ता मिल गया, राजनीतिक सत्ता मिल गई, तो वो क्या करती थी कि अपने जगह से वो यूरोप से इंग्लैंड वो क्या करती थी कि यूरोप से जो चांदी मंगवाती थी वो नहीं मंगवाने लगी। अब वो क्या करने लगी कि इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करती थी और उसी पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले क्या करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी कि यूरोप से चांदी मंगवाती थी और उसी से यहाँ के कपड़े खरीदती थी। लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें बंगाल की सत्ता मिल गई, जब वो यहाँ की सत्ता पर अपना अधिकार कर ली, तो फिर यहाँ के किसानों से ही और ज़मींदारों से ही राजस्व इकट्ठा किया और यहीं के पैसे से यहीं कपड़ा खरीदने लगे थे। फिर हम आगे देखते हैं कि अब क्या है कि बुनकर कौन थे। आमतौर पर कहा जाए तो जो बुनाई का काम करते थे उन्हें बुनकर कहा गया था और ये जो बुनकर होते थे ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस हुनर को आगे बढ़ाते थे। जैसे कहा जा सकता है जैसे कि बंगाल के तांती, उत्तर भारत की जुलाहे या मोमीन, दक्षिण भारत के साल व कैकोलार तथा देवांग जो समुदाय थे उसके लिए प्रसिद्ध थे, बुनकर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। सूत काटना जो होता जो काटा जाता था, ये जो काम था ये महिलाएं करती थी और बुनकर जो थे इस धागे से कपड़े बनाते थे, बुनते थे। ज़्यादातर जो बुनाई का काम किया करते थे ये पुरुष ही करते थे। अब जब रंगीन जो कपड़ा तैयार होता था तो अब रंगरेज इस धागे को रंग देते थे और जब छपाईदार कपड़े बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगढ़ नामक माहिर कारीगर की ज़रूरत होने लगी और जो ठप्पे से छपाई करते थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले जब बुनकर आए तो ये कपड़ा बनाने लगे, पहले सूत काटने लगे, फिर बुनकर ये धागे से कपड़ा बनाने लगे। जब कपड़ा को रंगने लगे तो इन्हें डिजाइन के लिए चिप्पीगढ़ माहिर कारीगर की आवश्यकता होने लगी थी। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है लंबा है। इस चैप्टर का वीडियो मैंने 2 पार्ट में बनाया है। मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये वीडियो है आपको बहुत पसंद आया होगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।